हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि एटम क्या होता है, हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था कि जो डेल्टन थी उनकी थ्योरी क्या थी, लेवोइजर ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस दिए थे एंड लेवोइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपकी क्लास यहाँ पे छोड़ी थी कि सिंबल्स क्या होते हैं और सिंबल्स को हमने कैसे डिफाइन किया थ्रू डेल्टन एंड थ्रू मॉडर्न IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज के क्लास में मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि देखो सिंबल्स का यूज़ क्या होता है। जैसे लेट करो मेरा नेम है, तो मेरा नेम मुझे क्या बताता है, वो मेरी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा है कि मेरा नेम क्या है। ऐसी जो सिंबल्स होते हैं उनका क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं कि हम सिंबल्स को क्यों बोलते हैं कि हमें सिंबल्स देने जरूरी हैं। पहली बात वो क्या बताता है कि एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट की क्या बताता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट वो ये बताता है कि आपका जो एक एटम है आप उसको किस नाम से रिप्रेजेंट करो। जैसे कि लेड करो, मैंने बोला कि मैं लेड को क्या बोलती हूँ, पीबी से मैं लेड को डिफाइन करती हूँ। तो लेड क्या है, ये एक एटम है, एन एटम, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम होते हैं, हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये क्या बताता है, ये आपको एक एटम की रिप्रेजेंटेशन बताता है। ऑल्सो ये आपको क्या बताता है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट क्या होगा। मोल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ यहीं पे कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट क्या होगा। मतलब कि जनरली मोल क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट का गिवन मास होता है, अगर आप उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, वो हम आज पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो बेसिकली ये सारी जो आपकी नोटेशंस हैं ये बताती है कि एक जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। नाउ लेट्स मूव टू अवर अनदर टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज आवर एटॉमिक मास। तो लास्ट की क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत एटॉमिक मास के बारे में बताया था क्या होता है। अब जैसे लेट करो, हमारा क्या है, हमारा एक बॉडी मेजरमेंट होता है, बॉडी वेट होता है कि कोई भी एक्स पर्सन है उसका बॉडी वेट 50 kg है, कोई एक्स पर्सन है उसका बॉडी वेट 48 kg है। तो ऐसे ही अगर हम किसी एटम के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली उसका भी कोई एटॉमिक मास होगा। तो जो हमारी इंटरनेशनल यूनिट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एटॉमिक मास था उन्होंने उसको क्या बताया कि जो मास होता है ना किसी भी एटम का, मतलब कि लेट करो मैंने कोई एलिमेंट कंसिडर करो, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। अब मैग्नीशियम का जो मास है ना वो 24 ग्राम है, ठीक है। ये पता कैसे करेंगे, उन्होंने ये बोला कि कोई भी एटम का जो मास होता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके 1/12 ऑफ C12, मतलब क्या है, कार्बन। C12 क्या है, कार्बन के इक्विवेलेंट होगा। अब देखो इन्होंने कार्बन ही क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम पे जो कार्बन था ना वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म थी। कार्बन का जो आइसोटोप माना जाता है, मीन्स जो कार्बन माना जाता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमने कार्बन को स्टैंडर्ड नोटेशन कंसिडर करा। और क्या किया, हमने क्या बोला कि कार्बन के मास के 1/12 जो मास होगा उसके रिस्पेक्टिव में कोई भी एलिमेंट का जो मास होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। सो देखो उस टाइम पे जो हमने यूनिट मेजरमेंट करी थी वो क्या थी, AMU। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो जो हमने डेफिनेशन दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि लेट करो मेरे पास मैग्नीशियम है और अगर मुझे मैग्नीशियम का एलिमेंट बताना है तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई भी एलिमेंट होगा मैं उसको वेट कर लूँगी उसके एक एटम को। जैसे लेट करो मैंने मैग्नीशियम किया, तो मैग्नीशियम का जो एक एलिमेंट का वेट था वो क्या था, 24 डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ C12। C12 का मतलब ही क्या है, इसका 12 का मतलब ही 12 है, तो मास ऑफ C12 कितना हो गया, 12, यानी कि 24 यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है ना वो आपका 24 यूनिट्स हैवी है कार्बन के कंपैरिजन में। क्या है, मैग्नीशियम इज 24 यूनिट हैवियर देन कार्बन एटम। तो इसके बेसिस पे हमने जितने भी एटॉमिक मासेस थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स के निकाले थे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे लेट करो मैंने कार्बन की डिस्कवरी करी, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो क्या है, C12 एंड C13। मतलब कि कार्बन का आपको 13 मॉलिक्यूलर मास भी मिलता है, लेकिन अगर 12 जो है, 12 की जैसे एविडेंस है 99.9%, तो C13 की एविडेंस नेचर में कितनी है,
0.1%। मतलब कि ये एविडेंस का मतलब क्या होता है कि इसकी कितनी परसेंटेज जो है आपको नेचर में मिलती है, मीन्स ऑकरेंस कितनी है। तो अगर C12 की 99.9% है तो C13 की कितनी है 0.1%। और यू कैन से दैट इट इज़ 99 एंड इट इज़ 1। मतलब कि ये क्या है, ये उसकी एविडेंस है कि मतलब अगर आपको जैसे लेट करो, अगर मेरे पास लेट करो कोई बॉक्स है, बॉक्स कह रही हूँ सॉरी, कोई कंटेनर है, उसमें मैंने C12 और 13 चेक किया, तो अगर C12 99% उसमें मिलेगा ना, तब जाके आपको 1% C13 मिलेगा। नेचर में ये एविडेंस है उसकी, ठीक है। तो अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे कि ये C12 और 13 है, ये इसके क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। क्योंकि क्या है, मैंने आइसोटोप्स आपको पहले पढ़ाया है, जिसमें मास क्या होता है, अलग होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। तो इसमें अब लेट करो, मैं बोल रही हूँ, मैं क्लोरीन के बारे में बात कर रही हूँ। लेट करो क्लोरीन के 2 मासेस नेचर में मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, C35 एंड C37, ठीक है। तो अब देखो क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो उसका मास 35 मिलता है एंड 37 मिलता है नेचर में, और उसकी जो एविडेंस होती है, मतलब कि ऑकरेंस होती है, वो कितनी होती है, 3:1 की रेशियो में होती है। मतलब कि अगर लेट करो मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो 35 मास के होंगे, और जो 1 मॉलिक्यूल होगा वो 37 का मॉलिक्यूल होगा। मतलब कि एवरी थर्ड मॉलिक्यूल वी गेट 37 एज दी क्लोरीन। सो मेन ये है, मतलब कि इसका मतलब ये है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखो ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक मास का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ग्राम एटॉमिक मास। इसको आप क्या लिखोगे, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 x1 प्लस x2। अब देखो यहाँ पे m1 क्या है, m1 क्या है आपका मास ऑफ, अगर मैं क्लोरीन लेट करो, मैं क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मास ऑफ C35 जो कि कितना है, m1 आपका 35, m2 क्या है क्लोरीन 37 का मास, तो वो मास कितना है 37, x1 इज द एविडेंस ऑफ क्लोरीन की एविडेंस कितनी बताई मैंने आपको, 3 रेशो, एंड x2 की एविडेंस परसेंट में होती है ये, एंड परसेंट एविडेंस ऑफ 37 Cl की कितनी है 1। तो अब मैं अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, m1 कितना है 35 इंटू x1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 37 m2 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3x1 प्लस x2 दैट इज 1। तो आपका आंसर कितना आएगा 35.5। ये है आपका ग्राम एटॉमिक मास। सो बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास आपका वो मास हो गया जो ये डिफाइन करने वाला है कि आपका एक्चुअल एविडेंस कितनी है, कितना आइसोटोप है। तो आपने नोटिस किया होगा, आप जो क्लोरीन का मेन मास लेते हो वो 35.5 लेते हो, एवरेज मास बोल सकते हो एक तरीके से। क्या कितना मास ले रहे हैं हम 35.5। तो आगे जब भी हम क्लोरीन पढ़ेंगे तो उसमें हम मास क्या लेने वाले हैं 35.5। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स। मीन्स हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं मॉलिक्यूल और एक होते हैं आयन्स। तो आज हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स और आयन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मीन्स मॉलिक्यूल्स की अगर मैं डिफाइन बताऊं तो क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। फर्स्ट होगा ये कि मतलब अगर मैं बहुत सारे एटम्स को या एक या 2 से ज़्यादा एटम्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो उनको मैं क्या बोलूँगी, मॉलिक्यूल्स बोलूँगी। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली लेट करो, मेरे पास एक एटम है ए और एक और एटम है ए, तो इन दोनों को बाइंड करने के लिए मुझे किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है। मैं अगर कोई 2 चीज़ों को जोड़ना चाहती हूँ, जैसे कि आप लेट करो, आप कोई 2 वुडन ब्लॉक्स को जोड़ते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, फेविकॉल फेविक्विक कुछ तो यूज़ करोगे ना। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मुझे बाइंड करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उस फोर्स को मैं क्या बोलती हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो बॉन्ड इनमें लगता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो आप कभी भी ना आयनिक बॉन्ड को मॉलिक्यूल ही बोल सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने आपको बोला NaCl का क्रिस्टल,
यू कांट कॉल इट एज मॉलिक्यूल। NaCl एक आयनिक बॉन्ड है, क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही इन दोनों को बनाए रखने के लिए मुझे जिस बॉन्ड की जरूरत है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखो मॉलिक्यूल के बारे में हम और क्या बोल सकते हैं कि ये किसी भी सब्सटेंस की ना सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मीन्स मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही, मतलब अगर लेट करो मुझे किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे लेट करो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, H2 क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन है ना, मीन्स ये एक H कोवलेंट बॉन्ड से मिलके बना है, इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। तो अगर मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है तो ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। सो मैं बोल सकती हूँ कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट particle to study the property of a substance। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि मैम ने बोला था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो ये स्मॉलेस्ट कैसे हो। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन किसी सब्सटेंस के पार्टिकल की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए मॉलिक्यूल क्या है, सबसे छोटा है। जैसे लेट करो एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं खाली हाइड्रोजन एटम लूँगी तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूँगी तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी H2, हाइड्रोजन एटम क्या होता है H। तो भाई इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है ना, तो अगर मुझे H2 गैस की स्टडी करनी है तो ये उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। अगर मैं चाहूँ कि ये मैं H2 को हाफ लिख दूँ या मैं H लिख दूँ तो ये तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है ना। तो मतलब अगर मुझे किसी H2 गैस की स्टडी करनी है तो वो मिनिमम सबसे छोटा पार्टिकल है ये, कि मुझे इसको पढ़ने के लिए इतने की तो ज़रूरत है ही, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरीके से होते हैं, या तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट का होगा, या फिर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड का। मॉलिक्यूल ईदर एलिमेंट और ईदर कंपाउंड। तो देखो अगर मॉलिक्यूल आपका सेम पार्टिकल से या सेम एटम से मिलके बनाओ तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब कि H2, O2, Cl2, P4, S8 एक्सेट्रा, ये क्या है, इन सब में एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो जो सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना होता है हम उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट। लेकिन जिसमें मोर देन वन एटम हो, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि HCl हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये क्या है, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्वियसली अभी मैंने क्या बोला कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मिनिमम कितना मॉलिक्यूल, कितना वाटर चाहिए, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर कि टू डिफाइन अ मॉलिक्यूल व्हाट वी नीड टू डू इज फर्स्ट ईदर इट इज एलिमेंट, ईदर इट इज कंपाउंड। इफ इट इज एलिमेंट इट मस्ट बी ऑफ single atom, and if it is compound it must be of more than one atom. So this is the major difference between your elements and compound. And if you have again any doubt over this topic ki what is the major difference between element and compound, so I already had made a video in your class 9th about elements and compound from the section is matter around us pure. So our next topic is atomicity. तो हमारा जो next topic है वो क्या है, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है, बेसिकली देखो एटॉमिसिटी क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। सो बेसिकली आपका एटॉमिसिटी क्या होता है, जैसे लेट करो मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये क्या है, ये वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो 2 and 1 कितना हो गया, 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। ऐसे ही आप और भी मॉलिक्यूल्स की ट्राई करना, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखवा देती हूँ।
तो अगर मैं इन क्वेश्चंस में चेक करूं कि हर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है तो कैसे पता लगाऊंगी? देखो इसमें क्या है, 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 4। ये है ना आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। मतलब करना ही क्या है, आपको नंबर ऑफ सिर्फ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और उसके हिसाब से आपको पता लगाना है कि एटम क्या है। जैसे कि इसमें 3 है तो इसमें 3 एटम है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ट्राई एटॉमिक। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, लेट करूँ मैं इधर एक और ले लेती हूँ H2। अगर मैंने इधर हाइड्रोजन लिया तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इसमें कितने एटम्स हैं 2, तो ये क्या है आपका डाई एटॉमिक। तो पेपर में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, CBSE में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके NTSC में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि भाई इसकी एटॉमिसिटी क्या है। अब जैसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4, ऐसे इसमें कितने हैं 3, तो ये क्या है टेट्रा एटॉमिक। इसमें कितने हैं 3, अब इसमें कितने 6 एंड 12 कितना होता है 18 और 6 24, तो इसका टोटल एटम कितना है 24, तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी होगी 24। बच्चों देखो पेपर में ना ये चीज़ मत सोचना कि यार नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एटॉमिसिटी इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, भाई ऐसा नहीं है। अब जैसे C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का, तो भाई इसमें इतने ही एटम्स हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं सोचनी हमें कि भाई अगर हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो एटॉमिसिटी इतनी नहीं हो सकती, ऑब्वियसली हो सकती है। ऐसे ही C6H6 कितना हो गया 6 and 6 12, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 12। इसमें कितनी होगी 6 and 5 11, 11 and 1 12 and 2 14। तो एटॉमिसिटी हमें ऐसे कैलकुलेट करनी है सारे कंपाउंड्स की। इससे हमें ये पता चलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम, बेसिकली अगर लेट करो ये क्या है, ये आपका एनिलीन है, ठीक है। अगर मुझे ये बताना है कि किसी भी कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए, मतलब मुझे जैसे लेट करो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो मिनिमम मुझे कितने एटम्स की ज़रूरत है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड बना पाऊँ, 3 एटम, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, तो हम उसको क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी। ऐसी इसकी एटॉमिसिटी क्या है 2 नाइट्रोजन्स एंड 4 हाइड्रोजन, 6, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। इसमें कितनी होगी 7 और 3 10 and 2 12, इसमें 14 एंड इसकी कितनी होगी 37 एंड 38, 38 और 16 कितने होते हैं 48 एंड 6 54 एंड 1 55। तो ये आपका क्या है एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। तो अब हम ये अभी हमने एटॉमिसिटी पढ़ ली है, अब हम ये देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं ताकि हम डिफरेंस पता लगाएं। तो देखो आयंस क्या होते हैं, एक तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। बच्चों एक ना मुझे बहुत बुरी हैबिट पड़ी हुई है शॉर्ट लिखने में, आप लेकिन पेपर में ना ऐसे मत लिख कर आना, आप ऐसे ही लिख कर आना पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज। अब देखो आयंस फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है, देखो जैसे कि हमने पता किया कि एटम्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मॉलिक्यूल में आपने क्या किया है, आपने मॉलिक्यूल में से ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ निकाला नहीं है, आपने सिर्फ मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को क्या किया ज्वाइन किया। जैसे कि लेट करूँ ये एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं, मैंने इनको ज्वाइन किया बाय कोवेलेंट बॉन्ड और वो क्या बन गए मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैं किसी एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को निकाल दूं, ठीक है सॉरी इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड कर दूं, जैसे कि एटम है सॉरी अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज कर दूं या फिर ऐड कर दूं, तो ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं आयंस की। तो आयंस हमारे कब बनते हैं, जब हम उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन या तो निकाल देते हैं या प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं। तो अब देखो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज के बारे में बात करूं तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेसिकली कैटायंस बोलते हैं। और ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी कुछ भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है। तो जब कोई भी एटम बेसिकली जब कोई भी एटम आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो वो क्या बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन, और उसी आयन को हम क्या बोलेंगे कैटायंस। कैटायंस को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो
तो अब जैसे लेट करो सोडियम है, ये मैंने आपको पहले क्लास में करा रखा है। अब अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दूं, अगर मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या कर रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रही हूँ। देखो लिखते कैसे हैं, माइनस का मतलब क्या होता है कि मैंने इस कंपाउंड में से या इस एटम में से, एलिमेंट में से क्या किया, माइनस का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो सोडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आयन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। इसमें क्या थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन को तो लूज़ किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर ध्यान से देखते हैं। देखो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो पहले जब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन से, 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। तो ये क्या था, न्यूट्रल था। तो इस पर चार्ज कैसा रहा, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अब इधर देखना, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद जो पिक्चर थी वो क्या हो गई, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन्स हो गए। तो इन दोनों के कंपैरिजन पे इसमें क्या है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। प्लस माइनस चार्ज जो हो गया एक तरीके से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचा ना। तो प्रोटॉन पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसलिए नाइट्रोजन पे सोडियम पे क्या आया, आपका एक पॉजिटिव चार्ज आया। द रीज़न इज क्योंकि इस पे एक प्रोटॉन अब एक्स्ट्रा है। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाई इलेक्ट्रॉन निकाला है येस, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन्स का जो चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। एक्स्ट्रा चार्ज किसका है, प्रोटॉन का। इसी वजह से जो कैटायन होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बच्चों बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इस पर कि हम हमेशा सोचते हैं यार, अब मेरे साथ भी है, लेट करो मैं पैसे डोनेट भी करूँ, सोचने वाली बात है, मैं डोनेट भी कर रही हूँ और फिर भी मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज वो किस चीज़ का आ रहा है, किल्लत का, मतलब कि आई डोनेटेड माई मनी। तो राइट नाउ मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, कंगाली। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो किस चीज़ का है, पैसे डोनेट करने का नहीं है, बेसिकली कंगाली ज़्यादा होने का है। तो हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का होता है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूँ तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, अनायंस। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, अनायंस। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, लेट करो मैंने क्लोरीन लिया, ठीक है। क्लोरीन का अब मुझे क्या करना है, अगर मैं अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊँ तो प्लस कराऊंगी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की इनिशियली 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स होते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगी तो ये एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगी तो ये क्या करेगा, एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा। और क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पहले कितना थे, 17, एक ऐड करा रही हूँ तो उसमें से मैं एक ऐड माइनस कर दूंगी तो इधर भी 17 ही हो जाएंगे ना। या फिर मैं चाहूँ तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकती हूँ, +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-। तो यहाँ पे इनिशियली क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन से, 17, और प्रोटॉन्स कितने थे, 17। बट यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे एक माइनस चार्ज क्लोरीन पे क्यों आया, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर आयंस, कैटायंस एंड अनायंस में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूल्स को हम आयन से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेसिकली यही है। इस चीज़ को बच्चों प्लीज़ याद रखना कि कैटायंस और अनायंस में क्या डिफरेंस है। ये जो एक नेगेटिव चार्ज आता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आता है, और ये जो एक पॉजिटिव चार्ज आता है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से नहीं, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से आता है। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।